नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव नक्सल। दोस्तों चलिए आज हम रिस्क के बारे में बात करते हैं। रिस्क तो दोस्तों हम सब रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं। पता नहीं आप अवॉइड करना चाहते हो कि नहीं, मैं तो अवॉइड करना चाहता हूं। मैं हमेशा रिस्क लेने से बचना चाहता हूं और मैं नहीं समझता हूं कोई ऐसा बंदा है जो कहेगा मैं थोड़े रिस्क से यानी संतुष्ट नहीं हूं, मैं ज्यादा रिस्क लेना चाहता हूं। ऐसे बहुत कम लोग हैं। जरूरत पड़े उतना रिस्क लोग लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा रिस्क कोई चाहता नहीं है। तो एक एग्जांपल देता हूं। रिस्क क्या है, थोड़े से विजुअली सोचते हैं कि रिस्क क्या है। तो दोस्तों आप, मैं, हम सब रोड क्रॉस करते हैं। अगर वो पतला सा रोड है जहां पर एक व्हीकल आता जाता है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो हम कहते हैं यार ये तो सेफ है, कोई भी क्रॉस कर सकता है, बच्चा भी क्रॉस कर सकता है। आपका बच्चा अगर 10 साल का है या 6-8 साल का है और बच्चा रोड क्रॉस करना चाहता है, उस तरफ उसका बॉल गिर गया है, तो आप कहोगे हाँ ठीक है यार, उतना कुछ खास डेंजरस नहीं है, बच्चा क्रॉस कर रहा है, करने दो, बॉल लेने गया है। सोसाइटी के रोड्स होते हैं, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, बच्चे लोग भी खेलते हैं, व्हीकल्स भी आते जाते हैं, लेकिन स्लो ट्रैफिक, ज़्यादा रिस्क नहीं है एक्सीडेंट होने का, बच्चे को चोट लगने का या किसी को भी चोट लगने का ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। तो ये है रिस्क असेसमेंट में एक बहुत ही लो रिस्क लेवल। अब यही चीज़ को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, रोड को थोड़ा चौड़ा कर दो, 2 लेन कर दो, ट्रैफिक थोड़ा सा बढ़ा दो, रेगुलर आना जाना, बस, ट्रक, रिक्शा, स्कूटर आते जाते हैं और बिजी ट्रैफिक है। अब आप ये नहीं कहोगे यार 6-8 साल 10 साल के बच्चे को क्रॉस करने दो। हाँ, एक आध बार क्रॉस कर लिया तो ठीक है, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे आप कहोगे बेटा मत कर, डेंजरस है। ट्रक्स आते हैं, पता नहीं लॉरी वाले रात भर सोए हैं या नहीं, और सुबह सुबह रोड क्रॉस कर रहे हो और किसी का झोंका आ रहा है, वो ट्रक वाला देख नहीं रहा है, उसको नींद आ रही है, तो जान से जाओगे बेटा, मत करो। लेकिन 10 साल के बच्चे को नहीं करने दोगे, लेकिन 15 साल के बच्चे को आप कहोगे नहीं ठीक है, तुम रिस्क को मैनेज कर सकते हो, तो 15 साल के बच्चे को अलाउ करोगे। 15, 18, 20 साल के बच्चे को आप कहोगे ठीक है बेटा, तुम बड़े हो गए हो, सावधान रहो, खेलो मत, रिस्क मत लो, ज्यादा रिस्क मत लो, लेकिन करो, क्रॉस करो। तो ये हो गया। अब इसको और थोड़ा स्केल अप करते हैं। एक 6 लेन हाईवे बना लो। अब 6 लेन हाईवे को क्रॉस करने में आप भी बहुत सोचोगे। आप कहोगे इसे क्रॉस करना जरूरी है क्या, या कहीं से एक सबवे या ओवरब्रिज या कुछ है कि नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल पड़ता है। एक आध बार क्रॉस कर लोगे, उतावल में हो, बहुत जरूरी है और आप क्रॉस कर सकते हो, बीच में एक रोड डिवाइडर है, आप उसको पार कर सकते हो, करोगे, लेकिन मुश्किल है, डेंजरस भी है, आप खुद समझोगे। उससे भी ज्यादा रिस्क तो क्या होता है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे फॉर एग्जांपल, या कोई भी एक्सप्रेसवे को क्रॉस करना, रिस्क और भी बढ़ जाता है। कोई भी अगर कहता है मैं एक्सप्रेसवे को क्रॉस करूंगा, तो आप कहोगे पागल है क्या। और ये रिस्क और भी बढ़ जाता है अगर ये रात को किया जा रहा है, कि रात को कोई क्रॉस कर रहा है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, आप कहोगे बेटा जान से जाएगा, मत कर। या फिर रात भी है, बारिश भी है और वो क्रॉस भी कर रहा है, ड्राइवर्स को दिखेगा नहीं, आप कहोगे बहुत ज्यादा चांस है कि कोई ट्रैफिक में तुम ऐसे ठम करके उड़ जाओगे, कोई ड्राइवर नोटिस भी नहीं करेगा, तुमको उड़ा जाएगा। तो ये है रिस्क के वेरियस स्टेजेस। कुछ रिस्क्स इनविजिबल होते हैं, यानी आपको लगते नहीं है कि उतने रिस्की हैं, लेकिन बहुत रिस्की हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन ट्रैक्स को क्रॉस करना। तो रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करना वैसे सेफ लगता है, मैंने भी कई बार किया है क्रॉस। आपको लगेगा यार ये रोड को क्रॉस करने जैसा ही है,
ट्रेन भी रोड ट्रैफिक से ज़्यादा सेफ है एक्चुअली, क्योंकि वो एक ही ट्रैक को पकड़ के चलते हैं, उनका रास्ता हमें पता है। तो ट्रेन ट्रैक को क्रॉस करना सेफ है, लेकिन एक इनविजिबल रिस्क है। रिस्क ये है कि हम उसके मूवमेंट को देख नहीं सकते, क्योंकि उसका लैटरल लेफ्ट राइट मूवमेंट होता नहीं है। ट्रेन सीधा आता है और सिर्फ उसका साइज बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। हमारे फील्ड ऑफ विजन में वो बड़े होते जाता है। तो हम उसके स्पीड को सही तरह से आंक नहीं सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं अपने अंदाजे से, अपनी नजर से। और इसलिए क्योंकि हम ठीक से मेजर नहीं कर सकते हैं, हम उसको अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर ओवर एस्टिमेट किया तो हम क्रॉस ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर गलती से अंडर एस्टिमेट कर लिया या उतावल में है और टाइम प्रेशर है और हम कहते हैं चल यार क्रॉस कर लेते हैं, चीकी सिंगल मार लेते हैं, तो हम अपनी स्पीड को ओवर एस्टिमेट करते हैं। हमें ट्रैक्स क्रॉस करना है, ट्रैक्स उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, उसमें पत्थर है, उसमें वो स्लीपर है, उसमें बीच में ये 2 लोहे के ट्रैक्स हैं, उनके ऊपर से जाना है। कहीं हम ट्रिप होके गिर ना जाए, वो भी एक बात रहती है, संभाल के जाओ। कहीं पैर में मोच ना आ जाए, ये भी एक बात रहती है। और तीसरी बात यह है कि ट्रेन की स्पीड, ट्रेन का रफ्तार। और एक बात यह रहता है कि ट्रेन जब आवाज करता है तो उसका आवाज ठीक से सुनाई नहीं देता है, यानी ट्रेन का आवाज उतना नहीं होता है, कुछ खास नहीं है। ट्रक और बस की आवाज ज्यादा है। तो हम स्पीड को, और दूसरी बात है कि ट्रेन ड्राइवर को कोई कंट्रोल नहीं है अपनी स्पीड के ऊपर, बहुत कम कंट्रोल है। वो लेफ्ट राइट टर्न नहीं कर सकता है। कोई ट्रक ड्राइवर टर्न भी कर लेगा आपको बचाने के लिए, लेकिन ट्रेन ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता। वो ब्रेक मारेगा, अगर स्पीड ज्यादा है आप जाओगे। तो ये इनविजिबल रिस्क है। तो ये सब हम रिस्क की बात क्यों कर रहे हैं? ऑफ कोर्स बिल्डिंग इंडस्ट्री पे आ जाएंगे, सौदेबाजी पे आ जाएंगे, ट्रांजैक्शन रिस्क पर बात करेंगे। लेकिन मैंने आपका बैकग्राउंड इसलिए तैयार किया क्योंकि जब तक कुछ होता नहीं है ना, रिस्क एक रिस्क की तरह लगता नहीं है, रिस्क सेफ लगता है। जब कुछ हो जाता है तो उसको आप रिस्क नहीं कहोगे, उसको आप लॉस कहोगे। और अगर गाड़ी, ये ट्रैफिक की बात है कि अगर कोई ठोक के चला जाएगा गाड़ी वाला या ट्रेन, तो तब आप उसको रिस्क नहीं कहोगे, आप उसको एक्सीडेंट कह दोगे। आप कह दोगे अकस्मात हुआ, लेकिन ये अकस्मात नहीं था, आपकी रिस्क असेसमेंट में गलती हुई। आपने जो रिस्क सोचा था उससे ज्यादा रिस्क था, या जो आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए था वो रिस्क मैनेजमेंट आपने नहीं कर पाए। आप असफल रहे। आपने रिस्क को सही तरह से आंका नहीं, मेजर नहीं किया, और इसकी वजह से गलती हो गई। लेकिन आप उसको अब एक्सीडेंट कहोगे। फाइनेंशियल में पैसों की बात आती है तो हम उसको एक्सीडेंट नहीं कहेंगे, लेकिन हम लॉस कह देंगे, और कभी कभी अनएक्सपेक्टेड लॉस कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में किसी तरह के रिस्क होते हैं, कुछ नॉर्मल रिस्क होते हैं। नॉर्मल ट्रेडिंग करोगे, नॉर्मल लॉस होता है। नॉर्मल लॉस सब झेल सकते हैं, ठीक है यार, 10,000 का लॉस हो गया, 20,000 का, 50,000 का लॉस हो गया, झेल लेते हैं। लेकिन अगर किसी तरह की लिवरेज्ड ट्रेडिंग में चले जाते हो, जहां पर छोटा सा मूवमेंट अगर हो गया इन द रॉन्ग डायरेक्शन, तो बहुत भारी लॉस हो सकता है, भयंकर लॉस हो सकता है, यानी आपका दिवाला निकल जाएगा, वैसा लॉस हो सकता है। अब वो टाइप के जो लोग हैं, जो वो टाइप का लॉस का रिस्क लेते हैं, उनको सट्टेबाज या सट्टोड़िया कहते हैं। जो सट्टा खेलना चाहते हैं, जो एक तरह से रिस्क लेना चाहते हैं, गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट है उनका। तो गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट क्या है कि आपको वो रिस्क का थ्रिल चाहिए, आप थ्रिल के लिए रिस्क लेते हो। प्रॉफिट हुआ ठीक है, आपका घर नहीं बिकेगा, आपके बाल बच्चे खुश रहेंगे, बीवी सब खुश रहेंगे, नॉर्मल रहोगे, आप आबाद रहोगे। लॉस अगर हो गया तो आप वाइप आउट हो जाओगे, रास्ते पे आ जाओगे, आपके परिवार बिखर जाएगी, आपकी बीवी मायके चली जाएगी रहने के लिए बच्चों को लेके, यानी आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो ये होता है अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ रिस्क फाइनेंशियली। फाइनेंशियल रिस्क मेजर करना होता है, और मेजर करके सही अमाउंट ऑफ रिस्क ले सकते हैं,
जैसे मैंने कहा पतला रोड क्रॉस कर सकते हैं, बहुत तगड़ा रोड, बहुत मोटा रोड, 6 लेन का हाईवे, वो भी बारिश में, वो भी अंधेरे में, बहुत हैवी ट्रैफिक है, मत करो भाई, मत करो, क्रॉस मत करो। रेलवे ट्रैक्स एस्टिमेट नहीं ले सकते हो, मत करो क्रॉस। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेज करना पड़ता है। तो अब आते हैं हम अंडर कंस्ट्रक्शन के रिस्क के बारे में। तो दोस्तों, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, एक और थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बात कर लूं आपके साथ। आज थोड़ा फिलोसॉफिकल मूड में हूं और थोड़ी सी फिलोसॉफी पर आते हैं और फिर वापस चले जाएंगे एकदम हार्ड फैक्ट्स के ऊपर कि बिल्डर और पैसे और टोकन और अग्रीमेंट और फॉरफीट और ये सब। ठीक है, तो क्या आप सच बोलते हो हमेशा? मैं नहीं बोलता। मैं कभी कभी झूठ बोलता हूं, बहुत बोलता हूं, जरूरत पड़ने पे बहुत बोल सकता हूं और बोला है। मुझे अगर किसी के सामने अपना इमेज बचाना हो तो मैं झूठ बोलता हूं। अगर मैंने किसी को कहा है कि मैं ऐसे करूंगा और फिर पता चलता है कि मैं ऐसे नहीं कर पाता हूं, मैं करने में असमर्थ हूं, तो मैं झूठ बोलता हूं। मैं किसी और पे ब्लेम डाल देता हूं, किसी चीज पर ब्लेम डाल दूंगा, या बात से बच के मैं वो बात को अवॉइड कर दूंगा, इवेड करूंगा, टॉपिक चेंज कर देता हूं। यानी झूठ बोलने के मेरे पास कई तरीके हैं और मैं सारे तरीके कभी ना कभी तो मैं अपनाता ही हूं। झूठ बोलता हूं। क्यों बोलते हो? अरे भाई बोलता हूं। आप भी बोलते हो। आप दिल पे हाथ रख के बोलो कि आप नहीं बोलते हो। बोलते हो। पत्नी से बोलते हो, बच्चों से बोलते हो, आपके पिताजी और माताजी से भी बोलते हो, दोस्तों से भी बोलते हो। लेट हो गए तो बोलते हो, बॉस को झूठ बोलते हो कि मैं यहां पे स्टकअप था, वहां पे स्टकअप था। जरूरत न पड़ने पर भी आप झूठ बोलते हो। तो झूठ हम सब लोग बोलते हैं। अब सवाल, बिल्डर्स झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? आप कहोगे बिल्कुल बोलते हैं। करेक्ट, बिल्कुल बोलते हैं। अब आपसे दूसरा सवाल, क्या बिल्डर्स भोले होते हैं या शातिर होते हैं? क्या उनका दिमाग एकदम ऐसे ऑर्डिनरी मामूली आदमी, भोला बाला बच्चे की तरह होता है, या फिर वो एकदम मीठी चूरी की तरह होता है जो काट के चला जाएगा? तो मैं आपसे पूछूंगा बिल्डर कैसे होते हैं, तो आप कहोगे भाई वो तो एकदम मीठी छुरी हैं, बहुत तेज है। करेक्ट, आपसे और मेरे से भी तेज। करेक्ट। क्या वो करप्शन करते हैं? तो आप कहोगे बहुत करप्शन करते हैं, बहुत करप्शन करते हैं, करप्शन ही करप्शन करते हैं। और करप्शन नहीं करेंगे तो वो बिल्डर बन ही नहीं सकते। मतलब मिनिस्टरों को पैसे खिलाना, पुलिस को पैसे खिलाना, मैजिस्ट्रेट्स को पैसे खिलाना, वकीलों को तो सामने वाले वकील को खरीद लेना, ये सब उनके लिए बहुत नॉर्मल है। आप खुद कहोगे। करेक्ट, मैं सही कह रहा हूं? आप खुद कहोगे। ऐसे कोई नहीं कहेगा कि नहीं यार बिल्डर्स एकदम सीधे रास्ते पे चलते हैं, भगवान के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं, यानी एकदम क्या बोलते हैं, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी के साथ। आप कोई नहीं ऐसे मानता है, कोई नहीं मानता है। लेकिन अगर आपको चॉइस दिया जाता है, सौदा बिल्डर के साथ करो और सौदा आम आदमी के साथ करो, आप खुद कहते हो बिल्डर बेईमान है, करप्ट है, वगैरह वगैरह। आप खुद कहते हो वो पुलिस को भी पैसे खिलाता है, जजेस को भी पैसे खिलाता है, वकीलों को पैसे खिलाता है, सामने वाले के वकील को खरीद लेता है। आप खुद कहते हो ना। मतलब आप खुद कह रहे हो कि वो बहुत ही ज्यादा तेज है। लेकिन अगर डीलिंग करने की बात आई, और वो कैसी डीलिंग? फ्लैट खरीदना, बहुत बड़ा डीलिंग, करोड़ों का डीलिंग, 50 लाख का डीलिंग, बड़ा डीलिंग। आप आम आदमी के साथ डील करना चाहते हो या बिल्डर के साथ डील करना चाहते हो? आप कहते हो नहीं, मैं बिल्डर के साथ डील करना चाहता हूं। मतलब आप उन लोगों से डील करना चाहते हो जिनको आप मानते हो कि बहुत तेज भी है और बेईमान भी है। करेक्ट। ऐसा क्यों? मतलब रिस्क सोचिए। आम आदमी के साथ आप अगर डीलिंग करोगे, मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि रिस्क नहीं है। आप अगर रीसेल में फ्लैट खरीदते हो, इन्वेस्टर से फ्लैट खरीदते हो, रिस्क के बिना नहीं है, रिस्क है। इन्वेस्टर भी झूठ बोल सकता है, रीसेल फ्लैट वाला भी झूठ बोल सकता है, वो भी आपके टोकन खा जा सकता है, बिल्कुल खा सकता है। वो आम आदमी
मतलब मासूम नहीं है। आम आदमी है। आप और मैं जैसे हैं वैसे हैं। कोई हमसे तेज भी निकलते हैं। आपसे और मेरे से तेज लोग हैं दुनिया में। हो सकता है कि वैसे कोई तेज मीठी छुरी जैसे लोग हैं और आपको काट लेंगे या मुझे भी काट लेंगे। फाइनेंशियली लॉस करके जाएंगे, हमारा टोकन खा के जाएंगे। हमारा बुकिंग अमाउंट नहीं रहता है सौदे में, लेकिन जो भी है पैसे दिए और फिर भी घर नहीं मिला। ऐसे हॉरर स्टोरीज हैं, रीसेल मार्केट में भी है। लेकिन फिर से मैं आपसे पूछता हूं, हर एक बिल्डर, क्या आप ऐसे कहोगे कि 100 आम आदमी ले लो और 100 बिल्डर ले लो, तेज कौन है? तो आप कहोगे यार ये लोग बिल्डर बहुत तेज लोग हैं, बहुत तेज, चाकू की तरह तेज हैं, वो काट देते हैं, वो करप्ट हैं, वो बहुत ही शातिर हैं, वो सब कुछ जानते हैं, वो गुंडे टाइप भी हैं, मरवा देंगे, पिटवा देंगे। आप ये भी कहते हो, ये भी सब कहते हो, मरवा देते हैं, पिटवा देते हैं, वो लोग कुछ भी यानी कुछ भी कर सकते हैं, उनका पॉलिटिकल कनेक्शंस भी है, ये सब आप कहते हो ना। आम आदमी के 100, एक कमरे में 100 लोग आम आदमी हैं, उनके बारे में क्या कहोगे? आप कहोगे मेरे जैसे हैं, मोर और लेस, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। फिर भी आप डीलिंग करोगे किसके साथ? बिल्डर के साथ। मतलब ये कैसा है, ये मेंटालिटी क्या है, जरा सोचिए आप बिल्डर के साथ डीलिंग इसलिए करते हो, अंडर कंस्ट्रक्शन में इसलिए जाते हो क्योंकि आपको सेल्स ऑफिस में एक ही जगह पर बैठकर ब्रोशर्स देख के एक फैसला करना अच्छा लगता है, कन्वीनियंट लगता है, सुविधाजनक है। एसी में बैठो, ब्रोशर्स देखो, सेल्स ऑफिस वाले सेल्समैन आपके साथ बात कर रहे हैं, सुनो और फैसला कर लो। और पैसा देना बहुत आसान है। वो पैसे लेने के लिए बैठ, कोई ब्रोकर को बीच में लाना, ये वो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उनको सब पता है कैसे करना है, उनको सब पता है, वो आपको गाइड करेंगे। करो जैसे वो गाइड करते हैं वैसे करो, करते जाओ, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते जाओ और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। कौन सा मंजिल? भाई आपको फ्लैट मिल जाएगा। और अगर वो टाउनशिप प्रोजेक्ट वाला बिल्डर है, आहा क्या कहना, बहुत बड़ा टाउनशिप है, इतने सारे घर ऑलरेडी बेचे हैं उसने, तो बहुत सेफ होगा, बहुत ही सेफ होगा। शातिर आदमी होगा लेकिन फिर भी सेफ। एक नंबर का करप्ट आदमी होगा, हर एक डिपार्टमेंट में पैसे खिलाए होंगे। सर बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे वकील रखता है, किसी भी समय पे देखो 10-15, किसी भी रोज जाओ कोर्ट में 1-2 केस तो उसके चलते ही रहते हैं। कहीं कभी हाई कोर्ट, कभी मजिस्ट्रेट कोर्ट, कभी सेशंस कोर्ट, कभी सिविल कोर्ट, कभी इधर कभी उधर, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। उसके 10-15 केसेस तो यूं ही चलते रहते हैं। लेकिन आप कहोगे नहीं, मैं इस खिलाड़ी के साथ डीलिंग करना चाहता हूं। वो भी कौन सा डीलिंग, कौन सा डीलिंग? ऐसे मामूली डीलिंग नहीं, छोटा मोटा डीलिंग नहीं। ऐसे नहीं कि भाई ये लो मैंने एक बड़ा सूटकेस खरीद लिया तुमसे, ये भी नहीं कि चलो मैंने एक तुमसे कार खरीद लिया, 10 लाख हो गया, 15 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, 20 लाख नहीं, नहीं वो नहीं। आप बहुत बड़ी डीलिंग में उतर रहे हो। कितनी बड़ी? अरे यार मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है, मेरा पुराना घर है वो बेच भी दूंगा, बेच के मैं इसको पैसे भी दूंगा और फिर मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा और फिर मैं लोन लूंगा और वो लोन उठाकर मैं लोन बिल्डर को डिसबर्स करवा दूंगा और फिर मैं 20 या 30 साल तक लोन के ईएमआई भरते रहूंगा। इतनी बड़ी डीलिंग कि आप अपनी जिंदगी को गिरवी रख रहे हो, मोर और लेस। ऐसे सोच लो कि आप अपनी जिंदगी को आगे के तुम्हारे 15-20 साल की कमाई या 20-30 साल की कमाई को और नींद को, चैन की नींद को और रोजी रोटी को और धंधे को और अपने बच्चे के कॉलेज एजुकेशन को और अपनी पत्नी के सुख को और आपके घरेलू सुख वगैरह जो भी है, पीस ऑफ माइंड, वो हर चीज को आप गिरवी रख रहे हो। किसके लिए? बिल्डर ने प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया? 2026 में, 2026 दिसंबर, 31 दिसंबर को वो मुझे मेरा फ्लैट दे देगा। क्या वो सच बोल रहा है या आपकी तरह झूठ बोल सकता है?
नहीं नहीं, हम तो हमारी तरह ही झूठ बोलता होगा, हमसे ज्यादा झूठ बोलता होगा, लेकिन वो 31 दिसंबर 2026 को आपका फ्लैट दे देगा। हाँ, मुझे भरोसा है। क्यों भरोसा है? नहीं, उसने रेरा से कहा है। अच्छा, रेरा पर भरोसा है आपको? रेरा पर भरोसा है कि रेरा किसी भी तरह से उससे काम करवा लेगी? तो मैं आपसे सवाल करता हूं, आपको सरकार के ऊपर भरोसा है? बहुत भरोसा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी हैं? ऐसा है? मैं नहीं समझता हूं। मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं जिनको सरकार पर बहुत भरोसा है। भारत सरकार या महाराष्ट्र सरकार पर बहुत जबरदस्त भरोसा है। मैं नहीं मानता हूं, कोई भी गवर्नमेंट हो। मैंने ये भी नहीं देखा है कि कोई कहे नहीं नहीं, प्रशासन एकदम टकाटक चलती है, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, हमारे यहाँ करप्शन नहीं होता है, हमारे यहाँ एकदम सफाई के साथ काम होता है, एकदम चुस्त सिस्टमैटिक प्रामाणिक तरीके से गवर्नमेंट ऑफिसर्स काम करते हैं। मैंने नहीं देखा है। पुलिस के ऊपर भरोसा है नहीं है, लेकिन रेरा के ऊपर भरोसा है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और किस चीज पे भरोसा है? अरे सर, मैंने रजिस्टर्ड अग्रीमेंट किया है, इतना मोटा रजिस्टर्ड अग्रीमेंट है, 150 पेजेस का है वो। अच्छा, आपने ड्राफ्टिंग किया होगा, आपके वकील ने ड्राफ्ट किया होगा? नहीं नहीं, वो तो बिल्डर के वकील ने ड्राफ्ट किया है। अच्छा, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा और पढ़ के समझा होगा और आपने देखा होगा कि वो सब तुम्हारे अपने फेवर में है, बिल्डर के फेवर में नहीं है, अपने फेवर में है। नहीं नहीं, वैसा तो नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं और मैंने थोड़ा थोड़ा देखा, तो बहुत सारी चीजें बिल्डर के फेवर में भी है। अच्छा, बिल्डर के फेवर में है एग्रीमेंट? हाँ, बिल्डर के फेवर में है अग्रीमेंट, बिल्डर के फेवर में है। आपने कुछ भी बदलने को कोशिश किया अपने फेवर में? नहीं, वो तो बिल्डर करेगा ही नहीं। ठीक है, तो बिल्डर सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है, आप जानते हो। आप देखिए, आम आदमी से ज्यादा रिस्की है क्योंकि वो झूठ बोलता है। उसके सेल्स वाले, क्या वो सत्यवादी हरिश्चंद्र के वंशज हैं? नहीं, वो भी झूठ बोलते हैं। किसके लिए झूठ बोलेंगे भाई? इंसेंटिव्स मिलेगा तो झूठ बोलेंगे। क्या वो आपको तथ्य बताते हैं, फैक्ट्स बताते हैं? नहीं, वो भी नहीं है। लेकिन इसलिए क्योंकि हमारे लिए घर हमको रीसेल लेना है तो हर एक घर को विजिट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा उस फ्लैट ओनर के साथ। 1 फ्लैट नहीं, 2 फ्लैट नहीं, 10 फ्लैट नहीं, 20 फ्लैट्स देखने पड़ेंगे, घूमना पड़ेगा। अब उससे अच्छा है सर, एक ऑफिस में जाओ, सेल्स ऑफिस में जाओ, बैठो, एयर कंडीशन में बैठो, ब्रोशर्स देखो, कॉस्ट शीट पढ़ो, थोड़ा सा नेगोशिएशन करो, तसल्ली कर लो कि मैंने उसको 2-3 लाख कम करवा लिया और टोकन दे दो। क्या ये रिस्की बिहेवियर नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं हूं आपका दोस्त कृष दी अर्बन नक्सल। जय हिंद।